नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज अपनी अग्नि परीक्षा सीरीज के तीसरे दिन फिर 10 सवालों के साथ हाजिर हैं। तो तैयार रहिए इस अग्नि परीक्षा की आग में जल करके मजबूत होने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो होगा पॉलिटी के 10 सवालों पर। तो स्टार्ट किया जाए पॉलिटी के 10 सवाल, और वो 10 सवाल सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपको करने हैं। और कोशिश करेंगे कि सेशन थोड़ा जल्दी चले, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। देखिए, ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। कारण उसका है, इन 10 सवालों के साथ जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें जो तथ्य आ रहे हैं वो आपके लिए काउंटेबल। देखिए, होता क्या है, जो पेपर का पैटर्न है, जो तरीका है, वो होता यह है कि क्वेश्चन तो आ जाते हैं और वो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नए बनते हैं। तो क्वेश्चन को ही ना पढ़े, बल्कि उसके साथ जो उसकी व्याख्या हो जाती है उस पर भी उतना ही फोकस करें। क्यों? क्योंकि वो व्याख्या ही आपको नए क्वेश्चन दे जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन। और ये जीएस का इंजेक्शन लेके आया है आपके लिए 10 सवाल। पहला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू प्रोविंस इन इंडिया? इट मींस यहां प्रोविंस का मतलब है स्टेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो राज्य थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्रोविंस कहा जाता था। तो 4 एक्ट हैं आपके सामने। ये जो 1909 का एक्ट है, इसे एक अलग नाम मिला था जिसे आप कहते थे क्या? मार्ले मिंटो सुधार। सबको पता होगा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। इसमें एक नई चीज आई, वो थी मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन, अलग से उनके लिए इलेक्शन की व्यवस्था। 1919 का अधिनियम आया 1919 में, इसे भी एक अलग नाम मिला, वो नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। और इसके द्वारा जो है केंद्र में जो विधायिका थी, जो विधान पालिका थी, वो द्विसदनीय बनाई गई थी। 2 सदन उसमें बनाए गए थे, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे बड़ा, अब तक के सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। और इस अधिनियम में आप देखें तो कुल 14 भाग थे। कितने? 14 भाग थे। 321 धाराएं थी। 321 धाराएं थी। और उसके साथ साथ इसमें 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 10 अनुसूचियां। और जब आप इनकी बात करते हैं तो इसी में सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रावधान आया, जो फेडरल कोर्ट के रूप में जाना गया। इसके द्वारा भारत को एक संघ बनाया गया था, एक यूनियन के रूप में कन्वर्ट किया गया था। तो जब आप संघ बनाएंगे तो संघ बनाने में आपको कुछ लोगों का संघ, कुछ राज्यों का संघ बनाना है। तो यहीं पर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। तो जिन लोगों का आंसर 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा, उनका आंसर सही है। तो चेक करिए अपने आप को, कितने लोग सही हैं। आते हैं इसके दूसरे सवाल पर कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? क्योंकि हमने अक्सर किताबों में पढ़ा है कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का पड़ता है। ठीक, जी हां, अगर वो देश पूछ रहा है तो नो डाउट ब्रिटेन का पड़ा है। बट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें मैंने अभी बताया कि टोटल 14 भाग थे। कितने? 14 भाग, 321 धाराएं, और 321 धाराओं के साथ साथ 10 अनुसूचियां थी। और जब भारत का संविधान बन रहा था, मतलब 1946 से 1949 के मध्य, तो इसी 321 धाराओं में से 200 धाराएं
एकदम हूबहू कॉपी कर ली गई हैं और जब बन के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद थे। 395 में 200 यहीं से, तो सर्वाधिक प्रभाव कहां से पड़ा? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें, अगर विकल्प ये है 1935 विकल्प में है तो यही राइट आंसर होता है। क्लियर? तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर, वो ये है भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ है। पहली बात तो बहुत से लोगों को एकात्मक पद्धति नहीं समझ में आती, तो उसका मतलब आप इंग्लिश में अगर लेना चाहते हैं तो यूनिटरी सिस्टम। बेसिकली एकात्मक पद्धति का मतलब है कि शासन का या प्रशासन का टोटल कंट्रोल एक जगह हो, तो अधिक अनुकूलनशीलता के लिए, ठीक, या दृढ़ राज्य के लिए, या जनता द्वारा अधिक सहभागिता के लिए, या समाजवाद की कम संभावना के लिए, तो ये एकात्मक पद्धति का लाभ लिया है दृढ़ राज्य। कारण उसका है कि जब देखिए, जब भी कोई देश स्टार्ट करता है, बिगिनिंग कंडीशन में होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसके केंद्र को मजबूत होना होता है। अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो राज्य बिखर जाएंगे, शासन और प्रशासन की व्यवस्था खराब हो जाएगी, डेवलपमेंट ब्रेक होगा। इसीलिए कोई भी देश जब स्टार्टअप कंडीशन में होता है तो केंद्र को मजबूत चाहता है, तो सबसे बड़ा लाभ है एकात्मक पद्धति का दृढ़ राज्य। क्लियर? नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन उसके साथ जो 3 विकल्प और लगे हुए हैं वो बड़े खतरनाक हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूएसए पे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात सबसे पहले करते हैं कि ये इसका संविधान कब बना। तो देखिए, बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1776 से बनना शुरू हुआ और 1789, ठीक, 1776 से बनना शुरू हुआ और 1789 4 मार्च 1789 में लागू हुआ। तो ये संविधान बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो नो डाउट ये पहला लिखित संविधान है। क्या है? दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है और साथ साथ सबसे मजबूत या सबसे दृढ़ संविधान इसे आप कह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा कठोर संविधान है। अब आते हैं यूके पर। यूके ही आपका सही विकल्प है। यह संविधान परंपराओं पर आधारित है, तो ये इसका सही आंसर होगा। सबसे मजेदार है पाकिस्तान का संविधान। भारत के संविधान के बारे में आप जानते हैं, मुझे पता है, पूरी तरह पता है कि यह लिखित है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन पाकिस्तान का संविधान जैसा देश वैसा संविधान, बहुत नाटक वाला संविधान रहा। सबसे पहले 1952 में बना, पहली बार 1952 में बना, कुछ दिन तक लागू हुआ। यह पाकिस्तान का पहला संविधान था। 52 में बना, लागू हुआ, 1952 में नहीं, 1956 में बना है और लागू हुआ। 2 साल बाद ही 1958 में वहां तख्ता पलट हो गया, संविधान खत्म। दूसरा संविधान बना 1962 में और ये लागू करने के बाद 2 ही महीने में सस्पेंड कर दिया गया, तो ये भी जो है गायब हुआ। उसके बाद तीसरा संविधान बना 1973 में, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया। तो अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात करें तो पहला संविधान 1973 में बना और वही आज तक चल रहा है सुधारों के साथ। भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ, यह भी लिखित है। तो सिर्फ और सिर्फ ये यूके ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है, शेष इसका और इसका संविधान लिखित है। ये 76 में बनना शुरू हुआ, 89 में लागू हुआ। इसका तो लागू होने और बनने का सिलसिला ही चलता रहा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सिलसिले पर। यस, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा, मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, वो किसके द्वारा बनी गई, उसमें कौन लोग शामिल थे, जो सदस्य आए उसके लिए वो किनके द्वारा बनाए गए थे? राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे,
अलग अलग जो प्रांत थे लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे या गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट हुए थे, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? मैं आपको बताता हूं, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक, मुस्लिम लीग ने जब इसको डिनाई कर दिया तो शेष बचे 324 सदस्य। तो इन 324 सदस्यों में अगर आप देखें तो चुनाव तो 389 पे आए, 389 में 292 सदस्यों का चुनाव हुआ, 93 सदस्य आए देसी रियासतों के द्वारा नॉमिनेटेड, तो ये देसी रियासतों के थे, और 4 सदस्य आए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कहां से? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो ये 292 का जिनका चुनाव हुआ था, ये लोग चुने गए थे सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों का सही वो लोग अपने आप को थोड़ा सा और चौड़ा कर ले, क्योंकि आगे थोड़ा सा खतरनाक सवाल आया है और इसका विकल्प ही आपको नजर नहीं आ रहा है। तो आज लड़ाई इसी बात की है, यह सवाल थोड़ा सा डेंजर है, संभल के चलिएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? विकल्प तो गायब नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना होगा जर्मनी, और यह सही विकल्प भी है, लेकिन यह तो विकल्प में है ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तो अगर ऐसा कुछ है, विकल्प में क्या है? ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, जापानी संविधान। तो बिल्कुल भी आप देखिए, ब्रिटिश संविधान से आपके यहां संसदीय शासन प्रणाली और तमाम व्यवस्थाएं ली गई हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां ली गई हैं, और आयरलैंड के संविधान से आपने नीति निर्देशक तत्व कॉपी किए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन जो है, उनका नॉमिनेशन है, वो भी यहीं से लिया गया है। अब बचा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, ये जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डाला हुआ है, 200 आर्टिकल लेके आया है। तो जब भी आपको ये विकल्प, कभी ये प्रश्न मिलता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके आपात उपबंध में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 है राष्ट्रीय आपात, 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 है आपका राज्य में वित्तीय आपात की व्यवस्था। तो वित्तीय आपात और ये व्यवस्था टोटल की टोटल ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगर आपका जर्मनी विकल्प में नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि इन्हीं में से आपको एक चुनना है, और जर्मनी की गैरहाजिरी में 1935 एक्ट। क्लियर? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ठीक, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा मतलब दिल्ली वाली, केंद्रीय मतलब दिल्ली वाली। तो दिल्ली वाली विधानसभा 1922 में बनी, 1923 में बनी, 1921 में बनी या 1920 में बनी? बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपको जानना चाहिए। मैं इसके साथ बता देता हूं कि जब ये बनी तो उसी समय लोक लेखा समिति भी बनी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे आप PAC भी कहते हैं, उसी समय बनी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 1921। क्यों? क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसके बारे में चर्चा की गई, द्विसदनीय विधायिका। तो जब भी आप कहते हैं द्विसदनीय विधायिका, तो एक होगा विधानसभा और दूसरा होगा राज्य परिषद। तो विधानसभा का गठन का आदेश आया 1919 में, और इस आदेश को इंपीचमेंट मिला 1921 में। क्लियर? अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यस, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? आपके या मेरे? जी नहीं, ना मेरे ना आपके। वेविल प्लान की बात करें, बिल्कुल नहीं। क्रिप्स मिशन की बात करें, बिल्कुल नहीं। अगस्त आफर की बात करें, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, 1946। इस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है खत्म हो चुका था, वो चल नहीं रहा था, क्योंकि क्रिप्स मिशन जब आया था तब वर्ल्ड वार चल रहा था।
तो वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटेन के ऊपर दबाव था और उस दबाव को इटली ने फील किया और अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भेजा, इसीलिए इसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। वो 3 सदस्य कौन कौन लोग थे ये बार बार पूछा जाता है। पहले सदस्य हैं पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस महोदय आए थे, ये पहली बार भारत आए। दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ये दूसरी बार आ रहे हैं स्टेफर्ड क्रिप्स महोदय, क्योंकि क्रिप्स 42 में भी आ चुके थे। और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए और इन लोगों में ये लॉरेंस साहब इसके चेयरमैन थे। इन्होंने 2 प्रपोजल दिए थे। एक प्रपोजल था आपका संविधान सभा, कि आप अपनी संविधान सभा बना लीजिए, और दूसरा था अंतरिम सरकार। क्या था? अंतरिम सरकार का भी प्रपोजल था। तो अंतरिम सरकार का भी गठन इसी प्रपोजल पर हुआ है, कैबिनेट मिशन प्रपोजल पर। क्लियर? तो ये तो रहा आपका 8वां सवाल, बाकी बचे 2 सवाल। यस, आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल सा सवाल, लेकिन इसके साथ अगर डेट जोड़ दी जाए तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में पहली बैठक हुई। मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही होगा इस सवाल का। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया टेम्परेरी चेयरमैन, ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। उसके बाद दूसरी बैठक हुई, तो दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष हुए। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह स्थायी का पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक बार मैंने नोटिस किया है कि यहां पर पहला और दूसरा चेयरमैन भी पूछा जा सकता है। तो अगर पहला चेयरमैन पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा चेयरमैन का सवाल बनेगा तो डॉक्टर राजेंद्र। पहले चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर? दिमाग में इस चीज को रखिएगा। ओके, अंतिम सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई? न्याय की बात नहीं कही गई। यहां पर फोकस करिएगा इस शब्द को, क्योंकि अगर मुझसे स्लिप हो सकता है तो आपसे भी स्लिप होता है, मुझसे एग्जाम में भी स्लिप होता है, और आपसे भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो वहां पर अब तो खैर नया पैटर्न है कि जहां भी नहीं शब्द होता है वहां पर अंडरलाइन कर दिया जाता है, पेपर में भी। खैर बहुत से पेपर में अभी भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर अगर प्रस्तावना याद है थोड़ी सी 2 लाइन तो जरूर आएगा इसका उत्तर। तो प्रस्तावना मैं पढ़ता हूं, उत्तर आप निकालिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अभी न्याय नहीं आया, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो यहां पर सामाजिक आ गया, आर्थिक आ गया, राजनैतिक, इस 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार का यहां पर न्याय है। इसके आगे पढ़ दें तो 5 प्रकार की समानता हो जाएगी। 5 प्रकार की समानता की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो चौथा विकल्प बचा लोकतांत्रिक, यही आपका सही आंसर होगा। तो उद्देशिका की 2 लाइन याद रखिए, शुरू की 1 लाइन और लास्ट की 1 लाइन, क्योंकि कभी कभी सवाल बनता है कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, एडॉप्ट। तो स्वीकार करने की जब बात आती है तो स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949। ये उद्देशिका की लास्ट लाइन होगी कि इस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो स्वीकार का करने का मतलब है आत्म अर्पण करना। तो आत्म अर्पित करता है 26 नवंबर 1949 को। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 10 सवाल आज पॉलिटी के थे। कल के लेक्चर में कुछ और होगा, कुछ नया सब्जेक्ट होगा, नई बात होगी।
और रोज के दिन रोज 10 बजे आप लोग कोई नया सब्जेक्ट नए फ्लेवर के साथ पाएंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में फिर सेम टाइम सेम पैटर्न पे कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।